31 जुलाई 2024 की रात के 2 बजे के करीब ईरान के कैपिटल तेहरान में प्रेसिडेंट पैलेस के कंपाउंड के अंदर एक ज़ोरदार धमाका सुना जाता है। ये ना ही कोई मामूली दिन था और ना ही कोई आम जगह थी जहां धमाका हुआ। ये ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान की ओथ टेकिंग सेरेमनी का दूसरा दिन था। इस हरे भरे कंपाउंड में जहां मुख्तलिफ रॉयल पैलेस देखे जा सकते हैं, इसके किनारे पर यह 5 स्टोरी बिल्डिंग है जहां ईरान के स्टेट गेस्ट आकर ठहरते हैं और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे ये धमाका हुआ था। उस दिन इस गेस्ट हाउस में कोई आम शख्स नहीं बल्कि फ़लस्तीन के फार्मर प्राइम मिनिस्टर और हमास के लीडर इस्माइल हनीये मौजूद थे। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर था। हमास के लीडर इस्माइल हनीये को असैसिनेट करने के पीछे इसराइल की एजेंसी मोसाद का हाथ बताया गया, लेकिन हमेशा की तरह इसराइल और मोसाद ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। हमास के लीडर को ईरानियन प्रेसिडेंट के कंपाउंड के अंदर तब ख़त्म किया गया जब वो ईरानी गार्ड्स की प्रोटेक्शन में थे, और वो भी एक स्टेट गेस्ट के तौर पर। अगर वाकई ये इसराइल ने किया था तो यहाँ पे चंद सवालात खड़े होते हैं। इसराइल से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया? इस्माइल हनीये को इतने अलग अंदाज में क्यों ख़त्म किया गया? ईरान में तो सिर्फ ये मेहमान बनकर आए थे, वैसे ज़्यादातर ये इजिप्ट, कतर और तुर्की में रहते थे, तो फिर इनको ईरान ही में क्यों टारगेट किया गया? इसराइली एजेंसी मोसाद के चंद टारगेटेड ऑपरेशंस पर नज़र दौड़ाई जाए तो इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है दहशत और खौफ। जी हाँ, चाहे एडोल्फ अचमन की सजाए मौत हो, सीरिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर बमबारी, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल, या फिर लिबनान में हजबुल्ला की 3000 पेजर डिवाइसेस का एक साथ फट जाना। इन सब हमलों का मकसद इसराइल के दुश्मनों को पैगाम देना है कि वो चाहे कहीं भी हों, मोसाद से नहीं बच सकते। इस्माइल हनीये जो इसराइल की हिट लिस्ट में शुमार होते थे, करीब 10 सालों से वो कतर में रह रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमास के और लीडर भी कतर में आज़ाद रहते हैं। मज़े की बात यह है कि कतर में इसराइल की आर्मी भी मौजूद है। वहाँ हमास के लोग छुप कर नहीं रहते, यहाँ तक कि हमास का हेड क्वार्टर भी कतर में ही मौजूद है। इस्माइल हनीये ने भी कतर में कई साल गुजारे, लेकिन उन पर एक भी हमला नहीं हुआ। आखिर क्यों? अगर उनको दुश्मन मुल्क ईरान की बजाय कतर में ही टारगेट किया जाता तो ये ज़्यादा आसान होता, पर ऐसा सिर्फ हम सोच रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसकी वजह जानने के लिए हमें 14 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। एक ऐसा ब्लंडर जिसने मोसाद की रेपुटेशन को ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया। 2010 में हमास के लॉजिस्टिक्स ऑफिसर महमूद अब्दुल रऊफ को ख़त्म करने के लिए मोसाद ने एक ऑपरेशन प्लान किया था। मोसाद की नज़र में महमूद की ड्यूटी ईरान से वेपन्स खरीदकर गाज़ा स्ट्रिप तक पहुंचाने की थी, और उनका यह भी मानना था कि महमूद ने पास्ट में 2 इसराइली सोल्जर को मारा है। खैर, इस ऑपरेशन का नाम प्लाज्मा स्क्रीन रखा गया और ये दुबई में अंजाम दिया जाना था। मोसाद के 20 एजेंट्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिनको बेस बदल कर दुबई पहुंचना था। मसला ये था कि उस वक्त 24 कंट्रीज़ ऐसी थीं जो इसराइली पासपोर्ट को नहीं मानती थीं, जिनमें दुबई भी शामिल था। लिहाजा इन 20 एजेंट्स को किसी फॉरेन पासपोर्ट पर ही दुबई पहुंचाना था। लेकिन ये फॉरेन पासपोर्ट कहां से अरेंज किए गए? इसके लिए इसराइल में एक सिस्टम बना हुआ था। इसराइल में ही जिन लोगों की डुअल नेशनलिटी थी, यानी एक पासपोर्ट इसराइल तो दूसरा ब्रिटिश, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलिया का, तो उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया और उनके पास एक एक ऑफिसर भेजा जाता था। उनसे पूछा जाता था कि क्या उनको हाल ही में अपने सेकंड पासपोर्ट पर कोई ट्रैवल करना है या नहीं। अगर कोई कहता नहीं तो उनको कहा जाता कि क्या वो मुल्क की सलामती यानी इसराइल की सलामती के लिए अपनी पासपोर्ट डिटेल्स इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। तो जवाब में अक्सर लोग मना नहीं करते थे। ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन के लिए मोसाद को 20 फॉरेन पासपोर्ट डिटेल्स चाहिए थी, यानी इन पासपोर्ट पे नाम किसी और का होगा और तस्वीर मोसाद एजेंट की। इन फेक पासपोर्ट पे एक से ज़्यादा बार ट्रैवल करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। लिहाजा उनको पहली बार में ही दुबई जाकर हमास के लॉजिस्टिक्स ऑफिसर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, पर ऐसा हो नहीं सका। पहले विजिट में उन्होंने महमूद को दुबई में फॉलो किया और इसकी नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखी, लेकिन इससे पहले के एजेंट्स कुछ करते, महमूद दुबई से चला गया। दूसरे विजिट में एजेंट को सेम पासपोर्ट पर ही दोबारा आना पड़ा और वो महमूद का पीछा करते करते उसकी काफ़ी में जहर फेंकने में कामयाब हो गए, पर महमूद की मौत ना हो सकी। उसकी तबीयत ख़राब ज़रूर हुई
और वो अपने घर सीरिया चला गया। 2-3 महीने के बाद महमूद दोबारा वापस दुबई आया और साथ ही मोसाद एजेंट्स भी वापस दुबई पहुंच गए, उन्हीं फेक पासपोर्ट्स पर जिन पर एक से ज्यादा बार ट्रैवल करना उनके लिए काफी रिस्की था। अब की बार उन्होंने महमूद के होटल में ही रहने का इरादा किया। टेनिस प्लेयर गेटअप में कुछ एजेंट्स ने महमूद का होटल लिफ्ट में पीछा किया और इनमें से एक एजेंट ने नोट किया कि वो कौन से रूम में जा रहा है। ये सारा ऑपरेशन सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा था। वह महमूद के बराबर वाला रूम बुक करने में कामयाब हो गए। उनमें से 4 एजेंट्स ने सही मौका तलाश करके महमूद के रूम का दरवाजा खोला और अंदर छुप कर बैठ गए। जब महमूद शॉपिंग करके वापस आया तो उसको एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस से मार दिया गया। इस डिवाइस की खास बात यह है कि यह बगैर सुई या फिजिकल निशान छोड़े इंसान का दिल बंद कर सकती है। ये सारा ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है। सिर्फ एक फर्क था कि मूवीज में एक हैकर साथी बाहर वैन में बैठकर सीसीटीवी के रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। एजेंट्स की सारी मूवमेंट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। एजेंट्स ने महमूद को बेड पर लिटाया जैसे ये एक नेचुरल मौत मरा है और सारे एजेंट्स फौरन दुबई से ही भाग गए। जैसा वो चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ। दुबई पुलिस ने कहा कि महमूद हार्ट अटैक की वजह से मरा है, लेकिन हमास ने क्लेम किया कि महमूद की मौत नेचुरल नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ है। जब दुबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए, ये वो फेक पासपोर्ट ही थे जो मोसाद के एजेंट को ले डूबे। मालूम पड़ा कि 20 एजेंट्स ने ठीक एक साथ दुबई में महमूद के पीछे एंट्री की। सिर्फ एक नहीं बल्कि तीनों विजिट में उनकी एंट्री महमूद की एंट्री से मैच कर रही थी। और तो और महमूद की मौत के 2 घंटे के अंदर अंदर ये 20 के 20 एजेंट दुबई से भाग गए। दुबई पुलिस ने उनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए। ये उन सब के लिए काफ़ी हैरानी की बात थी जिनके ये असल में पासपोर्ट थे। जिनके पासपोर्ट इस्तेमाल किए गए थे वो ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, आयरिश और जर्मन नेशनल थे। जब उनको मालूम पड़ा कि उनके नाम पर दुबई में मर्डर हुआ है तो वो भी काफ़ी नाराज़ हुए। मामले को इंटरनेशनल कवरेज मिल रही थी और इस मर्डर को लेकर इन कंट्रीज़ की काफ़ी बदनामी होने लगी। ये वही कंट्रीज़ थीं जो इसराइल को मानती थीं। उनको काफ़ी बुरा लगा कि उनके दोस्त मुल्क ने ही उनको दुनिया में बदनाम किया है। मोसाद का ऑपरेशन प्लाज्मा स्क्रीन इसराइल के लिए काफ़ी बदनामी और नेगेटिव इंप्रेशन की वजह बना। इसराइल जो असल में अपने अमेरिका जैसे दोस्त की वजह से ही मिडल ईस्ट में मौजूद है, उसने अपने ही दोस्तों का भरोसा तोड़ा। तब से लेकर इसराइल ने अपने दोस्त मुल्कों और पार्टनर्स को नाराज़ करने का कोई मौका नहीं दिया। यही वजह है कि हमास का हेडक्वार्टर भी कतर में मौजूद है, क्योंकि कतर यूएसए का अलाय होने के साथ साथ हमास का हामी और सपोर्टर भी है। 2011 में यूएसए प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने कतर को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो अपनी ज़मीन पर हमास की लीडरशिप को जगह फराहम करें। इस वक्त यूएसए हमास के साथ नेगोशिएशन करना चाहता था और ये काम कतर में करना ज़्यादा आसान था बनिस्बत ईरान के। यही वजह है कि इसराइल के लिए हमास लीडर्स को कत्ल में टारगेट करना नामुमकिन था। लेकिन जब हमास के लीडर्स कतर में नहीं होते तो वो तुर्की, इजिप्ट या ईरान में होते हैं। इजिप्ट और तुर्की भी यूएसए अलाइज हैं और यहाँ पर हमास लीडर्स को टारगेट करना भी बदनामी का बायस बन सकता है। लेकिन ईरान यूएसए का अलाइड पार्टनर नहीं है। यही वजह है कि इस्माइल हनिये को ईरान में टारगेट करना मोसाद के लिए ज़्यादा आसान था। इससे उनका कोई अलाइड पार्टनर नाराज़ भी नहीं होगा। मोसाद को मालूम था कि इस्माइल हनिये अक्सर तेहरान जाते रहते हैं। उनको ये भी इंफॉर्मेशन थी कि जब भी वो ईरान जाते हैं तो स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रेसिडेंशियल पैलेस के कंपाउंड में मौजूद गेस्ट हाउस में रहते हैं। पर उनको ये मालूम नहीं था कि अगली बार इस्माइल हनिये ईरान कब जाएंगे। इसी दौरान एक वाक़या हुआ जो इस्माइल हनिये को ईरान बुलाने के लिए काफ़ी था। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले ईरान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट की मौत हो गई थी। मोसाद को अच्छी तरह मालूम था कि अब नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी पर हमास लीडर इस्माइल हनिये को ज़रूर इनवाइट किया जाएगा। मोसाद के एजेंट्स ने प्रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स के 2 गार्ड्स को पैसे और यूरोप में असाइलम का लालच देकर इस बात पर राज़ी किया कि वो इस्माइल हनिये जिस रूम में रहते हैं उसके बेड के नीचे एक बॉम्ब लगाएंगे। ये टाइम बॉम्ब नहीं था बल्कि रिमोट कंट्रोल तरीके से सही टाइम पे फटने वाला बॉम्ब था। प्लान के मुताबिक इस्माइल हनिये को नए ईरानियन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे इनवाइट किया गया। ये सेरेमनी 28 जुलाई 2024 को होनी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये वाला बॉम्ब
सेरेमनी से 8 हफ्ते पहले प्लान किया गया था। 28 जुलाई 2024 को नए प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकियान ने ओथ उठाया। इसमें इस्माइल हनिये ने इनॉग्रेशन अटेंड की और ईरानियन सुप्रीम लीडर से मुलाकात की और फिर 30 जुलाई को गेस्ट हाउस में चले गए। मुसाद के लिए उन पर नज़र रखना भी काफ़ी आसान था, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल पैलेस ईरान के पुराने शाह ने अपने शौक में इंटरनेशनल स्की रिजॉर्ट्स के करीब बनवाया था। यहाँ से 7 किलोमीटर लंबी चेयरलिफ्ट स्की रिजॉर्ट तक लेके जाती है और चेयरलिफ्ट से ये बिल्डिंग साफ साफ दिखती है जहाँ इस्माइल हनिये को रात गुजारनी थी। एजेंट्स ने खुद देखा या अंदरूनी गार्ड्स की मदद हासिल की, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि इस्माइल हनिये अपने रूम में जा चुके हैं तो वो रूम की लाइट बंद होने का वेट करते रहे। इस वक्त रात के 1:40 हो रहे थे। जैसे ही रूम की लाइट्स बंद हुई तो उन्होंने बटन प्रेस करके बेड के नीचे लगा बॉम्ब फाड़ दिया। इसराइल के लिए इस किस्म के हमले करने का मकसद अपने मुखालफिन के दिल में खौफ और दहशत डालना है, ताकि उनको लगे कि चाहे वो कितने भी सिक्योर्ड माहौल में हों, उनको कहीं भी किसी वक्त भी टारगेट किया जा सकता है।